Today we are going to discuss about taxonomy of objectives. Now, what is taxonomy of objective? Taxonomy of objective means classification of objectives into different categories. So this taxonomy of objective, it is given by B.F. Bloom have classified that objective educational objectives into Bloom's taxonomy of objective, hierarchical order of objectives. So he have classified the objective into three categories, that is instructional objectives, educational objective and educational aims. Now after that, Bloom's have classified the objectives into three major domains, that is cognitive, affective and psychomotor. So let us discuss about each domain one by one. So first of all, we are talking about what that is cognitive domain. What is this cognitive domain? Cognitive domain include those objectives which deal with recall and recognition of knowledge and development of intellectual abilities and skills of a learner. It contains 6 major classes, or in other words, we can say that Bloom's have classified cognitive domain into 6 classes. So once again, whenever we are talking about the cognitive domain, it means it is ability to recall, to recognize the knowledge and development of intellectual abilities and skills among the learner, that is called as cognitive domain. Now the Blooms have classified this cognitive domain into 6 categories और इसका जो हायरार्किकल ऑर्डर है हमारे पास ये है. तो जिसमें सबसे पहले लोएस्ट लेवल जो है हमारे पास वो है नॉलेज के साथ नेक्स्ट आ जाता है कंप्रहेंशन के बाद आ जाता है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन. तो ब्लूम्स ने इस तरह से 6 कैटेगरीज में 6 कैटेगरीज में जो है कॉग्निटिव डोमेन को क्लासीफाई किया है. तो कॉग्निटिव डोमेन का जो फर्स्ट और लोएस्ट लेवल है वो क्या है, वो है हमारे पास दैट इज़ नॉलेज. नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नॉलेज का मतलब है इट रेफर्स एबिलिटी टू रिकॉल, टू रिकॉग्नाइज the scientific terminology, facts, concept, laws, principle and each and every phenomenon which is related to the science. साइंस से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानना, उनको रिकॉल और रिकॉग्नाइज करने की जो भी टेंडेंसी है वो नॉलेज कैटेगरी में आती है. तो जिसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ पे दैट नॉलेज मीन्स टू रिकॉल द स्पेसिफिक फैक्ट. जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं और जितने भी जनरलाइज प्रिंसिपल्स एंड थेरीज एंड स्ट्रक्चर है साइंसेस के, उनको रिकॉल करना, उनका प्रत्यस्मरण करना, उनको पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना, ये जो एबिलिटीज़ हैं लर्नर की दैट इज़ कॉल्ड एज दैट कम अंडर द नॉलेज लेवल ऑफ अ लर्नर. तो ये लीस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, सबसे नीचे वाला, सबसे मतलब लोएस्ट लेवल वो है हमारा नॉलेज. कुछ नहीं, बस क्या एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स. अब इफ वी हैव द नॉलेज, द नेक्स्ट लेवल इज व्हाट? नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कंप्रहेंशन. कंप्रहेंशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंप्रहेंशन इट रेफर्स द एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ability to understand scientific terminology, scientific facts, scientific concept, laws and principles etc. साइंस के जो भी टर्म्स हैं, जो भी उसकी फैक्ट्स हैं, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उसके लॉज हैं, जो भी उसकी थेरीज हैं, जितने भी कंसर्न फिनोमिनन हैं साइंस के, उनको अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो कंप्रहेंशन कहलाती है. तो इफ़ देर इज़ नो नॉलेज देयर विल बी नो कंप्रहेंशन. अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तो हम उसको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. तो अंडरस्टैंडिंग होने के लिए नॉलेज को एक्विजिट करना, नॉलेज का एक्विजिशन होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. तो अंडरस्टैंडिंग में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़
include the three type of comprehensive behavior. 3 तरह के comprehensive behavior को ये यहाँ पे include करता है, जिसमें से सबसे पहले यहाँ हमारा ट्रांसलेशन. अगर हमें नॉलेज है तभी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस नॉलेज को अपने शब्दों में. और उसके साथ नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेट द वेरियस टाइप ऑफ सोशल डाटा, cite example, discrimination, classification, verification and generalizations. They come under interpretation. Means interpretation is whenever we are explaining anything by our own words. अपने interpret कर रहे हैं हम चीज़ों को, सिमिलराइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उनको एक जनरलाइज्ड आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं, वो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा. और इंटरप्रिटेशन के साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज़ व्हाट इज़ दिस एक्सट्रापोलेशंस. एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इट इंक्लूड्स द बिहेवियर जस्ट लाइक ड्राइंग कंक्लूजन एंड मेक प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन बनाना और कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट कम अंडर एक्सट्रापोलेशन के अंडर जो है आएगा इसमें. तो ये है कंप्रहेंशन. 3 मेजर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है इसमें. ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है और एक्सट्रापोलेशन है. अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारा एप्लीकेशन लेवल. एप्लीकेशन रेफर्स क्या करता है? इट रेफर्स द एबिलिटी टू अप्लाई द साइंटिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड फिनोमिना. तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करना कहाँ पे? टू द न्यू सिचुएशन, to shout out the problem to be faced by the learner. तो लर्नर जिन भी सिचुएशंस में आता है उसमें खुद को अडेप्ट करने के लिए whenever he or she is applying the scientific knowledge, scientific terminology, that is called as application. So in short we can say that application is ability to make use of scientific facts, scientific concepts into new situation, new circumstances. The learner acquire ability to make use of rules, method, concept, principle to or in particular and concrete situations. तो it includes, इसमें आएंगी जैसे अभी हमने बात की, जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स को जनरलाइज करना, थेरीज, फैक्ट्स को जनरलाइज करना, उनके बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना एंड टू ऑर्गेनाइज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस. दीज एबिलिटीज़ कम अंडर एप्लीकेशन कैटेगरी. अब एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर है हमारे डोमेन की ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन की क्लासिफिकेशन का, वो है एनालिसिस. एनालिसिस क्या है यहाँ पे? एनालिसिस इट रेफर्स ability to analyze and break down the whole into parts. में concept को या we can say that breakdown of material into its constituents, or ability to identify the component parts of a whole. एक whole के parts को identify करना and see और देखना कि how they are interrelated to each other, किस तरह से एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं. Through the realization of these objectives, the learner are expected to acquire the skill in drawing inferences, discriminate the things, making selection, separating apart the different component of elements of a concept, object or principle. So in short we can say that analysis is ability to analyze the element को एनालाइज किया और उस एलिमेंट के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई, एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, और उसके साथ साथ जो है एक एनालाइज द दैट ऑर्गेनाइज्ड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको एनालाइज करना जो है ये इसमें आएगा. तो एनालिसिस हुआ हमारा ये. अब एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दैट इज़ अ सिंथेसिस. सिंथेसिस
इट इज़ रिवर्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस में क्या था कि जो भी होल को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना, एस्टेब्लिश करना. बट सिंथेसिस क्या है यहाँ पे? सिंथेसिस इट रेफर्स द एबिलिटी टू synthesize the element from its constituents, or we can say that it refers to the ability to integrate the components into a new whole. Different components को integrate करके एक नया object, एक नया concept develop करना. Or in other words we can say that it helps the learner to acquire ability to combine the different parts of a whole, different parts or different parts to produce a whole. That is called as, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम that is synthesis. तो synthesis we can say that यहाँ पे जो learner है that may have the ability to produce the unique communication. यूनिक कम्युनिकेशन के साथ प्रोडक्शन ऑफ प्रपोज सेट ऑफ द ऑपरेशन, और उसके साथ साथ डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स. तो ये था. तो सिंथेसिस में हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया कि जो सिंथेसिस है वो क्या है. सिंथेसिस है कि जब इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी रखता है. वो भी जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट है किसी भी आइडिया के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी प्रिंसिपल के, उसको उससे एक होल को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस. It is the production of unique communication, planning or proposed set of operations and development of abstract relations. ये जो हैं वो synthesis में आएंगे. And the next we have what? We have the evaluation. Next ब्लूम का ने जो cognitive domain का जो highest level है cognitive development का, वो है evaluation. तो इवेल्युएशन क्या है? इट रेफर्स एबिलिटी टू जज, टू कंपेयर द प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ वेरियस फैक्ट्स, आइडिया, कॉन्सेप्ट एक्वायर्ड बाय द लर्नर in the form of knowledge, comprehension, application, analysis and synthesis. And evaluation is the highest level of cognitive domain. It includes two things, that is judgment in term of internal evidence, जिसको हम internal judgment कहेंगे, and judgment in term of external criteria. So two type of things are involved here in evaluation, that is internal and external judgment. तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन जो कि टेंडेंसी है टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल अमंग द लर्नर, जिसको 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था B.F. ब्लूम ने, जिसमें सबसे लीस्ट लेवल था, लोएस्ट लेवल था हमारा नॉलेज, उसके बाद था हमारा कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन के साथ था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ था हमारा सिंथेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस के बाद था सिंथेसिस, एंड हाईएस्ट जो लेवल है या इसका वो है हमारा इवैल्यूएशन. और इसके बाद नेक्स्ट जो डोमेन है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन. नाउ अफेक्टिव डोमेन it includes those objectives which deals with attitude, value, interest, appreciation, etc. तो अफेक्टिव डोमेन में जो है ये लर्नर की बिलीव्स, उसके इमोशन, उसकी थॉट प्रोसेसेस, उसकी एटीट्यूड और वैल्यू सिस्टम से जो है वो जुड़ा हुआ है. एंड ब्लूम हैव डिवाइडेड दिस अफेक्टिव डोमेन इनटू 5 कैटेगरीज. तो इसकी 5 कैटेगरीज जो हैं, सबसे पहले लोएस्ट लेवल पे रिसीविंग है,
फिर रिस्पॉन्डिंग है, फिर वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है एंड करेक्टराइजिंग है. करेक्टराइजिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन. तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिसीविंग. रिसीविंग का मतलब क्या हुआ? इट इज़ एबिलिटी, रिसीविंग एबिलिटी टू अटेंड एन आइडिया. तो अटेंड एन आइडिया का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो लर्नर्स हैं, it is, yeah, we can say that it represents the initial category for the objective belongs to the affective domain, and for developing the certain interest, attitude, values or idea, the learner should be made to receive this idea, event, or in other words we can say that learner should be sensitized to the existence of certain phenomenon and stimuli. मतलब रिसीविंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एबिलिटीज़ हैं टू गेन एन आइडिया. कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रिंसिपल की हम बात करें, कोई भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फिनोमिनन की बात करें, तो उसमें रिसीविंग मीन्स एबिलिटी टू गेन, टू परसीव, टू अटेंड दैट आइडिया. और ये तब तक फिजिबल नहीं है जब तक if one is, it involved, yeah, we can say it includes awareness. Three things are involved here: willingness, awareness, willingness to receive, and selected attention. Now what is this awareness? Awareness का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? The learner is made aware about the existence of certain phenomenon or stimuli. जो भी phenomenon है, जो भी concept है, जो भी idea है, उसके प्रति लर्नर पहले अवेयर होना चाहिए. एंड देन आफ्टर अवेयरनेस और गेनिंग और रिसीविंग दैट particular stimuli, willingness to receive the attending stimuli is created among the learner. तो ये willingness है. अवेयर हो गया. अवेयर के बाद क्या है? उसमें एक विलिंगनेस, इनर इम्पल्स जिसको हम कह सकते हैं, इंटरेस्ट, वो विलिंग होना चाहिए उस आइडिया को गेन करने के लिए. और विलिंगनेस उसमें आ गई, इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया. देन थर्ड इज व्हाट? कंट्रोल्ड या सिलेक्टिव अटेंशन. द एफर्ट इज मेड फॉर कंट्रोलिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स. दे आर डायरेक्टेड टू पे सिलेक्टिव अटेंशन to sustain the received phenomenon for a desirable period of time. मत तीन चीज़ें हैं कि जब तक जो भी हमने सबसे पहले कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, नया जो भी थिंग है, नया स्टिमुला या फिनोमिनन की हम बात कर रहे हैं, उसको गेन करने के लिए वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट फिनोमिनन. अवेयरनेस के साथ साथ वी मस्ट बी अवेयर, वी मस्ट बी विलिंग. हमें एक इनर इम्पल्स, हमें एक इंटरेस्ट, एक विलिंगनेस होना ज़रूरी है उस गेन्ड आइडिया के प्रति. विलिंगनेस है. विलिंगनेस के बाद वी मस्ट हैव टू पे अ सिलेक्टिव अटेंशन. जब तक हम अटेंटिव नहीं होंगे, अटेंशन नहीं देंगे उसको, वी कैन नॉट गेन दैट कॉन्सेप्ट. हम उस कॉन्सेप्ट को सीख ही नहीं पाएंगे, रिसीव ही नहीं कर पाएंगे. तो प्रॉपर रिसीविंग के लिए जो है हमारा एक कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. हमारा इन सेंस लर्नर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले लोएस्ट लेवल है रिसीविंग. रिसीविंग इज़ नथिंग बट इट इज़ अटेंडिंग, वी कैन से अटेंडिंग एन आइडिया या गेनिंग एन आइडिया. और किसी भी आइडिया को अटेंड करना. जब तक हम अटेंड नहीं करेंगे आइडिया को, तब तक हम आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड ही नहीं होगा. तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग क्या हुआ यहाँ? रिस्पॉन्डिंग इट रेफर्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द रिसीव्ड आइडिया. कि जो भी स्टिमुलस, जो भी फिनोमिनन, जो भी कॉन्सेप्ट और आइडिया हमने गेन किया है, जो भी हमने रिसीव किया, जो भी हमने अटेंड किया है, उसको रिस्पॉन्ड करना. बट रिस्पॉन्डिंग के लिए ज़रूरी क्या है? रिस्पॉन्ड हम तभी दे पाएंगे इफ़ वी हैव व्हाट? जब तक हमें क्या नहीं है? इक्विजेंस इन रिस्पॉन्डिंग, willingness to respond and
satisfaction in response. So these are the three things involved in responding. तो ये हो गया. अब रिस्पॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट जो है आ जाता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज वो है वैल्यूइंग. अब यहाँ पे वैल्यूइंग का मतलब क्या है? वंस लर्नर हैज़ रिसीव एंड रिस्पॉन्ड the things, the idea, the concept, event, stimuli or phenomenon, he or she is drifted toward what? Value judgment about these things, idea, concept, phenomenon, etc. Or we can say that valuing refers ability to make value judgment about the idea. जो भी कॉन्सेप्ट है, फिनोमिनन है, उसके प्रति एक वैल्यू जजमेंट करना वो वैल्यूइंग है. एंड दिस वैल्यूइंग क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द वैल्यू एंड प्रेफरेंस फॉर द वैल्यू एंड कमिटमेंट फॉर that particular thing. Now we can say that practice of objectives belong to this category concerned with development of typical value pattern, attitude and interest among the learners. तो ये था हमारा इसमें वैल्यूइंग की हमने बात की. वैल्यूइंग मीन्स एक प्रेफरेंस हम कह सकते हैं, प्रेफरेंस टू द दैट वर्थ और प्रेफरेंस और कमिटमेंट टूवर्ड द कॉन्सेप्ट, स्टिमुलाई एंड फिनोमिना. एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट रेफर्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट वैल्यूज. सपोज कि हमारे पास क्या है? वी हैव मोर देन वन रेलिवेंट वैल्यू, more values we have, and one value out of this is relevant. When learner develop certain values, then he or she can distinguish between relevant or irrelevant values. Suppose कि when more than one value is relevant, then need arises to organize the values into system. एक से ज़्यादा, पहले तो क्या है कि विच वैल्यू इज़ मोर रेलिवेंट फॉर अस, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चूज़ करना. बट इफ़ वी हैव मोर देन वन रेलिवेंट वैल्यू, देन ऑर्गेनाइज दैट वैल्यू इनटू सिस्टम. एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक सिस्टम में उनको ऑर्गेनाइज करना. एंड देन उसके बाद है डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज़, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर्स. आफ्टर दैट व्हाट? जब हमने फाइंड आउट कर लिया इंटर रिलेशनशिप्स विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और विच इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंट एंड persuasive value, which is the dominating one, which is more important, which is most relevant value for us. तो this is organizing. तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिस्कस किया कि ये लर्नर की एबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट वैल्यूज in a particular system, to find out interrelationship between them and to establish what that is a dominant, which one is the dominant or which one is pervasive value for the learner. तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये क्या था? ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें व्हाट? नेक्स्ट इज दैट कैरेक्टराइजिंग. कैरेक्टराइजिंग यहाँ पे क्या है? कैरेक्टराइजिंग जो है हमारा एट दिस लेवल already existing values are organized into internally consistent system, or we can say that developing the value in an individual or learner, then he starts acting according to these values. At this stage the behavior of a learner get modified and attain an integration of his belief, attitude into total philosophy. और we can say that अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, it refers ability to attain integration, all the belief, integration of belief, attitude into total philosophy. जितना ये हाईएस्ट लेवल है हमारे अफेक्टिव डोमेन का, और यहाँ पे जो भी लर्नर ने एक्वायर किया है वैल्यू सिस्टम है उसका, it get integrated, or all the beliefs and attitudes get integrated to form a total philosophy में जो है, और learners start
acting according to that. और it includes generalized set, ये इंक्लूड करता है, और इसके साथ साथ जो है करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू जो है इसमें आता है, करेक्टराइजेशन ऑफ द वैल्यू। तो ये था हमारा साइकोमोटर डोमेन, तो जिसमें हमने डिस्कस किया कि अफेक्टिव जो भी डोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अफेक्टिव डोमेन में हमने डिस्कस किया कि जो अफेक्टिव डोमेन है बेसिकली इट कंसर्न विद व्हाट, ये कंसर्न करता है इंडिविजुअल की उसके एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बिलीव्स, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन एट्सेट्रा एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट से ये रिलेट करता है। और अफेक्टिव डोमेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। रिसीविंग के साथ था रिस्पॉन्डिंग के साथ जो है हमारा वैल्यूइंग है, वैल्यूइंग के साथ जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ है करेक्टराइजिंग। तो करेक्टराइजिंग जो है इसका हाईएस्ट लेवल है, जहाँ पे ऑल द दैट जो भी बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वैल्यू सिस्टम है, इट गेट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म ऑफ फिलासफी, और टोटल फिलासफी और इंडिविजुअल उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है यहाँ पे। तो अब इसके बाद थर्ड जो हमारा डोमेन है वो है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो भी साइकोमोटर डोमेन है इट वाज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय ब्लूम्स इन डिटेल, और बेसिकली बिफोर गोइंग टू दैट हम पहले डिस्कस कर लें कि साइकोमोटर है ही क्या। साइकोमोटर जो डोमेन है इट कंसर्न टू दोज ऑब्जेक्टिव विच डील विद मोटर स्किल एंड देयर परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। मोटर स्किल्स से, मोटर जो एबिलिटीज़ हैं लर्नर्स की, उनसे जुड़ा हुआ है साइकोमोटर डोमेन, और हाउ दीज मोटर एबिलिटीज़ और मोटर स्किल्स डेवलप एंड वन एक्वायर मास्टर ऑन देम। तो जिसमें थ्रू ओनली प्रैक्टिस द वे टू एक्वायर मास्टरी ऑन मोटर स्किल्स। तो जैसे कि हमने बोला कि ब्लूम्स ने तो इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, पर बहुत सारे अदर जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं दे हैव कैटेगराइज साइकोमोटर डोमेन टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ दैट classification here. One is given by Harrows and another is given by psychomotor, that is a Dave's psychomotor domains taxonomy. तो सबसे पहले, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हैरोज की, तो हैरो टेक्सोनोमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो हैरो ने साइकोमोटर डोमेन्स को जो है वो 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, स्किल मूवमेंट्स हैं एंड नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशंस हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं हैरोज की फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स मूवमेंट की यहाँ पे हम बात करें। तो हैरो के अकॉर्डिंग जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट रेफर्स टू दोज मूवमेंट, दोज इनवॉलंटरी motor responses to the various stimuli in the environment that include jerking of hands, closing of eyelids, stretching of arms, etc. और ये movements कैसी हैं? These movements are controlled by autonomous nervous system. Autonomous, और they are called as innate, ये innate है, अपने आप होती हैं प्रक्रिया, और these are essential for survival of human beings and moreover development of psychomotor abilities. साइकोमोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए जो भी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है, इनिट एबिलिटीज़ हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा अपने इन्फेंट अपने आप जो है परफॉर्म करते हुए दिखता है, मतलब ये इनवॉलंटरी इनको कहा जाएगा रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की हमने यहाँ पे बात की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। नाउ बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या हैं? दीज आर दोज मोमेंट्स विच आर नॉट इनेट नहीं है, इनबॉर्न नहीं है, और इनवॉलंटियर भी नहीं है। दीज आर द वॉलंटियर इन द सेंस जहाँ पे हर एक बच्चा मतलब अपने आप उनको डिमोस्ट्रेट करता हुआ हमें दिखता है। एंड दीज मोमेंट्स इंक्लूड व्हाट, दैट इज kneeling, creeping, stumbling, walking, jumping, movements of hand, movement of head, movement of neck, etc. तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास परसेप्चुअल एबिलिटीज़। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ की हम अगर बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द मोटर
motor activities or motor abilities which develop through the sense perception, or we can say that the skills or abilities that develop through involvement of sense perception, they are called as perceptual abilities, उनको कहा जाएगा। तो जो भी परसेप्चुअल मीन्स, देखो जब भी कोई भी एबिलिटीज़ हैं हमारी साइकोमोटर एबिलिटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये साइकोमोटर जो एबिलिटीज़ हैं हमारी, ये तो वही जब तक हम सेंस मतलब इनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक उनको हम परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स के जरिए ही एक लर्नर डिफरेंट जो भी फिनोमिनन्स हैं उनको क्या करता है, परसीव करता है। और जब वो उसको इन बिहेवियर को वो परसीव करता है और प्रैक्टिस करता है थ्रू हिज सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एज वेल एज एक्सपीरियंसेस, जब तक उनको वो फॉलो नहीं करेगा, जो कोई भी लर्नर सेंस ऑर्गन्स से किसी बिहेवियर को एक्वायर करेगा, एक्वायर करने के लिए ही और शी नीड्स व्हाट, अ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या वी कैन से दैट उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ आर दोज एबिलिटीज़ विच आर रिसीव्ड बाय अ लर्नर थ्रू सेंस इन्वॉल्वमेंट, सेंस ऑर्गन्स के जरिए जो सीखी गई एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ अ फिजिकल एबिलिटीज़। तो फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं? फिजिकल एबिलिटीज़ इट रेफर्स एबिलिटीज़ टू develop the motor or skills by the involvement of the physic, या we can say that ऐसी एबिलिटी जो हमारा जो फिजिक है उसकी इन्वॉल्वमेंट से एक्वायर की जाती हैं, डेवलप होती हैं, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल एबिलिटीज़, उनको कहा जाएगा। और ये इंक्लूड करती हैं जस्ट लाइक टॉलरेंस टू बियर एंड स्टैंड अगेंस्ट रफ वेदर, जो भी वेदर कंडीशंस, ड्रास्टिक वेदर कंडीशंस के अगेंस्ट भी जब हम उसको मीट आउट करते हैं, एंड टू डू हार्ड लेबर, देन टू कैरी द लार्ज लोड, टू बेंड एन आर्टिकल ऑब्जेक्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट one physical power in starting, stopping a running object, etc. If an object, an individual, ये एक्टिविटी तभी हो सकती है अगर कोई इंडिविजुअल में क्या है, एडुकेट फिजिकल स्टैमिना है और एबिलिटी है, तभी वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से फिजिकल एबिलिटीज़ हुई किसी भी चलती हुई गाड़ी को रोकना, या रुकी हुई गाड़ी को स्टार्ट करना, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करना, और कोई भी भारी लोड को उठाना, और कोई भी हार्ड वर्क करना, हार्ड लेबर करना, और जो भी रफ वेदर कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट जो है खड़े होना, उसको बियर करने की टेंडेंसी रखना, वो फिजिकल एबिलिटीज़ में आती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्किल मूवमेंट। तो स्किल मूवमेंट्स क्या हैं? दीज आर दोज बॉडीली मूवमेंट विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द स्किल टास्क। जो स्किल टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो बॉडीली मूवमेंट जो है वो स्किल मूवमेंट कहलाती हैं। और क्या है वो स्किल मूवमेंट? जस्ट लाइक डांसिंग, डाइविंग, ड्राइविंग, टेलरिंग, प्लेइंग म्यूजिकल ऑर्गन्स, टाइपिंग एट्सेट्रा। ये सारी की सारी जो है हमारे स्किल्ड मूवमेंट्स हैं। एंड और ये जो मूवमेंट्स हैं दे कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटाइज्ड लर्निंग। जब तक हम इनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, शायद वी कैन नॉट मास्टर ऑन दैट स्किल टास्क। तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल टास्क या स्किल्ड मूवमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज। एंड नाउ लास्ट of this category is non-discursive communication. Non-discursive communication represent the highest level of the psychomotor behavior given by the Harrow's taxonomy of the psychomotor domain, in which the bodily movement or motor abilities are integrated with affective behavior or inner feeling of a learner.
या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं टू कम्युनिकेट और टू एक्सप्रेस one's affection through bodily movement or involvement of motor skill is basically called as non-discursive communication. या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, नॉट वर्बली बट जेस्चरली, that is called as non-discursive communication. और it includes facial expression, classical dance, stitching, painting, acting, etc. ये सारे के सारे जो हैं non-discursive communications में आते हैं. तो this is the classification by the Harrows, जिसमें हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्स मोमेंट जिसका लीस्ट लेवल है, जो कि इन अदर हायर लेवल की मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, स्किल मूवमेंट हैं और नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशंस हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी है साइकोमोटर डोमेन की, इट वाज गिवन बाय डेव. तो डेव ने जो है वो दैट 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया साइकोमोटर डोमेन को, जिसको हम एज ए इम्पैन भी लर्न कर सकते हैं. दैट इज़ इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशंस. तो इमिटेशन जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो भी जितनी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, मोटर एबिलिटीज़ हैं और ये एबिलिटीज़ हैं, मोटर एबिलिटीज़ हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं? स्टार्ट फ्रॉम इमिटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इमिटेशन. लर्निंग जो है हमारी इनकी, suppose for example learning of psychomotor activity just like drawing, skills in mathematics, all these कहाँ से शुरू होती हैं? they begin with imitation of observed fact. जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई भी स्किल टास्क को परफॉर्म करते हुए, तभी हम वो चीज़ को मतलब एक्वायर कर सकते हैं. दूसरे के जो भी एक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको इमिटेट हम कर सकते हैं. एंड द चाइल्ड ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर रिलेटेड टू ड्राइंग ऑफ अ लाइन, एंगल, सर्कल एट्सेट्रा. तो अंदर से उसमें भी क्या आती है? ही जस्ट फील इनर पुश, इम्पल्स टू इमिटेट द एक्शन. जब हम किसी भी व्यक्ति, ये ह्यूमन नेचर है, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी एक्शन करते हुए, तो हम में भी अंदर से इच्छा होती है कि हम भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. तो इमिटेशन है ये. एंड दिस इमिटेशन जो है एक्शन का, इट शुड बी फॉलोड बाय द ओवर्ट रिपीटिंग. 2 चीज़ें इंक्लूड करती हैं इमिटेशन में, इम्पल्स एंड ओवर्ट रिपीटिशन. उसको जब तक हम रिपीट, ठीक है, हमने किसी को ऑब्जर्व किया कुछ भी परफॉर्म करते हुए, किसी के एक्शन को ऑब्जर्व किया, बट जब तक कोई भी लर्नर उसको क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा उस एक्शन को, तो शायद उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा. तो इमिटेशन वही है. इमिटेशन इज़ व्हाट? इमिटेटिंग द एक्शन ऑफ अदर या परफॉर्मिंग द एक्शन विच वन हैव ऑब्जर्व्ड टू एनीवन टू परफॉर्म. तो इस तरह से हुआ हमारा ये कि ओवर इम्पल्सन और ओवर रिपीटेशन जो है वो इमिटेशन में इंक्लूड होता है. और उसके बाद एक साथ होता है हमारे पास मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? मैनिपुलेशन मीन्स this is in this category, learn manipulate the act for acquisition of skill by differentiating among various movement following direction, performing selected action, fixation of the performance through necessary practice. मैनिपुलेशन या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन इज हैंडलिंग एनीथिंग by our own whenever we are performing anything by our own. But इसमें भी क्या है? Manipulations include following direction and selection and fixations. हम कोई भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप, जो भी उसके लिए डायरेक्शंस हैं उनको सिलेक्ट
है ना, सिलेक्टिव जो भी ये उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, फिक्सेशंस और डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनीथिंग बाय आवर ओन, वो हो गया मैनिपुलेशंस। उसके बाद आ जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रिसीजंस एज द नेम इंडिकेट मीन्स परफॉर्मिंग एनीथिंग विद 100% एक्यूरेसी। जब भी लर्नर किसी भी एक्ट को एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ, राइट प्रोपोर्शन में परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। और ये इंक्लूड करता है दो तरह का, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल। बार बार हम किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो क्या आएगा, तभी तो एग्जैक्टनेस आएगी, तभी तो मतलब उसको हम 100% प्रोफिशिएंसी के साथ जो है परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके साथ जो है हमारे पास आ जाता है दैट इज आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन क्या है यहाँ? आर्टिकुलेशन का मतलब है कि इस स्टेज में, नाउ एट दिस स्टेज, जब एक बारी हमने किसी एक्ट को 100%ली एग्जैक्टनेस के साथ परफॉर्म कर लिया, नाउ वन लर्नर बिकम्स एबल टू कोऑर्डिनेट अ सीरीज। अब वो एक क्या, एक से ज़्यादा जो भी एक्ट्स हैं उनको भी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो लर्नर बिकम्स एबल टू कोऑर्डिनेट अ सीरीज ऑफ एक्ट बाय एस्टेब्लिशिंग, कैसे, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस एंड हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द एक्ट। उन एक्ट के बीच में एक सीक्वेंस और हार्मनी एस्टेब्लिश करते हुए क्या कर रहा है, एक सीरीज ऑफ एक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दैट इज़ अ नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन जो है इट इज़ द हाईएस्ट लेवल और हाईएस्ट स्टेज जो इम्प्लाइज करती है कि लर्नर हैज़ एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी। वो भी कैसी? proficiency of highest level, in which learning of psychomotor act, psychomotor skills, psychomotor abilities become what? Learner become proficient in performing these skills. Now he or she can perform any act, whether it is a single act or a series of act with greater refinement. ये यहाँ पे ये बात है, ग्रेटर रिफाइनमेंट, ईज, कन्वीनियंस, ऑटोमेटिकली, जब अपने आप ऑटोमेटिकली जो है लर्नर किसी भी मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम यहाँ पे कहेंगे दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन क्या है? यहाँ पे जो एक्ट है, एन एक्ट बिकम ऑटोमेटाइज्ड। ऑटोमेटाइज का मतलब क्या हुआ कि लर्नर उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे रख रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेव्स टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हमने एम्फेसिस किया कि इन्होंने 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है इसको: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन व्हेन एन मोटर साइकोमोटर एक्टिविटीज और स्किल is performed by a learner with great proficiency, yeah, proficiency of highest level, we can say, and an act become automatized, simply automatized, that is called as a naturalization. But it start from what? Imitation of behavior of other. When learner have inner push, inner impulse, and he follow the what over repetition of that action. इमिटेशन से शुरू हो रहा है और ऑटोमेटाइज से बन रही है। और इसके साथ साथ जो है वी हैव द RCM अप्रोच टू। अब जो RCM अप्रोच स्टैंड फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर एजुकेशन मैसूर ने भी जो भी हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसको इन्होंने क्लासीफाई किया है इनटू 4 कैटेगरीज, जो जिसमें है हमारे पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज है। तो जिसमें सबसे पहले जो था हमारा आ जाता है दैट इज़ अ नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नॉलेज मीन्स इट मीन्स टू रिकॉल, नॉलेज एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स। कौन से थिंग्स? रिकॉल और रिकॉग्नाइज द साइंटिफिक फैक्ट्स, थ्योरी, फिनोमिनन्स एट्सेट्रा, वो हमारा नॉलेज है। और नॉलेज इज़ अ लीस्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ दिस कॉग्निटिव डोमेन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ है, और एज वी हैव डिस्कस दैट जब तक नॉलेज नहीं होगा तो वी डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। जब एक बार हम अवेयर हैं, इफ वी नो एनी साइंटिफिक फिनोमिनन, कॉन्सेप्ट, थेरीज, उसको रिकॉल रिकोगनाइज कर रहे हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड, वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट टू।
तो जिसमें क्या है, जब हमें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, किसी भी एक्वेंट के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम एक्वेंटेड हैं, तभी तो वी कैन क्या कर सकते हैं, हम अपने तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उस कॉन्सेप्ट में जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके साथ साथ हम उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट चीज़ों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इसके साथ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या हुआ, एप्लीकेशन तो यहाँ पे है वी हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब किसी को किसी भी फिनोमिनल और कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो वन कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द वेरियस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम टू। तो एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एप्लीकेशंस to reason out, it means ability to reason out, to formulate the hypothesis, that is to form what solution, tentative solution of a problem, or one will have the ability to infer that hypothesis, और उसके साथ साथ one will have the ability to what, to make the prediction. तो applications includes, applications में जो है ability of that to apply in day to day life situation, it includes reason out, formulation of the hypothesis, inferences about the hypothesis and the prediction. अब इसके साथ साथ जो है हमारे पास है क्रिएटिविटी। तो व्हाट इज इट, क्रिएटिविटीज जो है यहाँ पे, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू एनालाइज द थिंग्स एंड इट इंक्लूड एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंड देन एबिलिटी टू इवेलुएट द थिंग्स। तो क्रिएटिविटी में जो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेलुएशन, they come under creativity according to RCEM approach. So today we have discussed about taxonomy of the objective, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन है इट वाज गिवन बाय ब्लूम्स। तो ब्लूम्स ने जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को 3 मेजर डोमेन्स में जो है वो डिवाइड किया है। और ये जो 3 मेजर डोमेन्स थे हमारे, वो हैं दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसमें ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन को, अफेक्टिव डोमेन को तो डिटेल में डिस्क्राइब किया है, बट साइकोमोटर डोमेन की जो क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हमने हैरो और डेप के बारे में डिस्कस किया। कॉग्निटिव डोमेन्स मेनली कंसर्न विद एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द साइंटिफिक फिनोमिना एंड थिंग्स, and moreover it deals with development of intellectual abilities and skill among the learner, whereas affective domain concerned with development of attitude, interest, appreciation, beliefs, value system, or moreover it concerned with the emotions and feeling of a learner. Whereas psychomotor domain, it is the development of, concerned with development of motor abilities, and all the motor abilities they are acquired, performed or mastered by the coordination with the brain or the central nervous system. तो इसके साथ ही आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ही